मैं भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और इसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सीता राजपूत। भारत में अंग्रेज जब भारत को लूटने के लिए आए तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था और उन्होंने जो ऊपर से नीचे तक जो सिस्टम बना रखा था उसको वो हायरार्की बोलते थे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस लूट के माल को इकट्ठा करने के लिए 3 साल लगातार 1757 से लेकर के 1760 तक लगातार बहस हुई। और उस बहस के बाद में अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम बनाया कि भारत से जो माल जो लूटा जाएगा, गांव-गांव में जाकर के वो माल को लूट कर इकट्ठा करेगा कौन। तो 3 साल बहस के बाद लंदन पार्लियामेंट के अंदर ये फैसला हुआ कि एक नियुक्त की जाए कलेक्टर नाम के अधिकारी की। तो उन्होंने एक कलेक्टर नाम का अधिकारी नियुक्त किया। इंग्लिश में एक शब्द है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना और कलेक्टर का मतलब होता इकट्ठा करने वाला, लूट के माल को इकट्ठा करने वाला। तो उन्होंने एक कलेक्टर नाम की अफसर की जो नियुक्त की और उसके बाद उन्होंने एक और अधिकारी की नियुक्त की जिसको बोलते हैं कमिश्नर। इंग्लिश का एक शब्द है कमीशन और कमिश्नर से निकला कमिश्नर। जिस प्रकार से कलेक्ट से निकला कलेक्टर, उस प्रकार से कमीशन से निकला कमिश्नर। कमिश्नर मतलब कमीशन लेके माल के लूट में मदद करना और वो माल लूट करके लंदन तक भिजवाना। उसके ऊपर बना डिप्टी कमिश्नर बना, डिप्टी कलेक्टर बना, हाई कमिश्नर बना और सबसे नीचा इनका जो अधिकारी बना जिसको तहसीलदार बोलते थे और सबसे ऊपर बना चीफ सेक्रेटरी। तो इस प्रकार का सिस्टम जो है अंग्रेज़ों ने भारत में लूट के लिए बनाया था जिसको हायरार्की बोलते थे। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हमने सिस्टम तो बना लिया कि इसका भी लूटा क्या जाए। भारतीय लोग क्या करते हैं और वो कौन कौन सा काम करते हैं, कौन कौन से व्यापार करते हैं और उसमें से जो कमाई होती है उसको लूटा किस प्रकार से जाए। तो फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि भारत में जो व्यापार करते हैं भारतीय, जो माल बाहर बेचते हैं उसके ऊपर लगा जाए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो इन्होंने पहला टैक्स लगाया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम से भारत को लूटा, टैक्स के रूप में लूटा। फिर इन्होंने सोचा कि जब भारतीय माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जो माल बेचते हैं उस पर टैक्स लगाया जाए। तो फिर इन्होंने लगाया सेल टैक्स। फिर इन्होंने दिमाग लगाया जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो रास्ते में जाएंगे तो रोड पर चल करके जाएंगे। तो इन्होंने फिर 2 टैक्स लगाया, एक रोड टैक्स, एक टोल टैक्स। तो पहले इन्होंने लगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई, फिर सेल टैक्स लगाया, फिर रोड टैक्स और टोल टैक्स लगाया। फिर जिस राज्य में माल जाता है, एंट्री होता है, फिर इन्होंने लगाया ऑक्ट्रॉय टैक्स। और फिर जब माल दूसरे राज्य से फिर दूसरे राज्य जो राज्य जो खरीदता है उस माल को जो कहीं और भेजता है, तो माल उस राज्य से दूसरे राज्य में फिर जाता है, तो फिर इन्होंने लगाया एग्जिट टैक्स। फिर इन्होंने सोचा कि इतने टैक्स भरने के बाद में जब भारतीयों के पास जो कुछ पैसा बचेगा तो उस पैसे से भारतीय क्या करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। तो फिर इन्होंने लगाया एक प्रॉपर्टी टैक्स। फिर इन्होंने लगाया हाउस टैक्स। फिर इन्होंने सोचा कि मकान बनाने के लिए, अपना हाउस बनाने के लिए जब ये ज़मीन खरीदेंगे तो फिर इन्होंने लगाया स्टाम्प रेवेन्यू टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर 23 प्रकार के टैक्स लगा दिए और 23 प्रकार के टैक्स लगा के अंग्रेज भारत से 3 लाख हजार जो करोड़ रुपया भारत से टैक्स के रूप में लूट करके लंदन लेके गए। मगर वो जो व्यवस्था जो थी अंग्रेज़ों के जाने के बाद में भी वैसे की वैसी है। गांधी जी चाहते थे कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो भारत से अंग्रेज़ों की जितनी व्यवस्था है, चाहे वो कर सिस्टम हो, चाहे वो शासन व्यवस्था हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, यानी कि भारत की जो अंग्रेज़ों की जो अंग्रेजियत है, अंग्रेजी जो सिस्टम है उसको पूरा समूल नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि गांधी जी को मार दिया गया और गांधी जी की हत्या हो गई। वो काम ऐसे कैसे रह गया, वो काम पूरा नहीं हो सका। और इसलिए अगर गांधी जी ने ये काम कर दिया होता, गांधी जी की हत्या नहीं हुई होती, तो आज हमको ये इस कैमरे के सामने आके ये वीडियो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी होती। तो इस प्रकार के से अंग्रेज़ों ने भारतीयों को लूटा और भारतीयों को लूट के इतना गरीब बना दिया
एक मुख्यमंत्री हुआ था हमारे भारत के झारखंड में, क्योंकि झारखंड नया नया राज्य बना था। तो एक नेता को, एक अपक्ष नेता जिसका जो कोई किसी पक्ष में नहीं था, सभी पार्टियों ने जितने भी निर्दलीय थे उन्हें सब ने जोड़ तोड़ करके उस नेता को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका नाम था मधु कोड़ा। और मधु कोड़ा झारखंड के 2 साल के मुख्यमंत्री रहे, 2 साल लगातार। 2 साल के अंदर झारखंड में मधु कोड़ा ने 5,600 करोड़ रुपया लूट करके स्विस बैंकों में जमा करा दिया। और जब मधु कोड़ा पकड़े गए तो मधु कोड़ा की जब जांच हुई तो मधु कोड़ा ने खुद एक्सेप्ट किया है ये कि मैंने 5,600 करोड़ रुपया झारखंड राज्य से लूटा है और लूट करके स्विस बैंकों में जमा कराया है। जब जांच एजेंसियां जब स्विस बैंक में गई हैं स्विट्जरलैंड, तो वहाँ पर मधु कोड़ा के नाम से उस 2 साल के दौरान 8 बैंक खाते मिले जिनमें पूरा पैसा जमा था। अभी आप अंदाज लगा लीजिए, जब इतने गरीब राज्य में 2 साल का मुख्यमंत्री रहा, वो भी अपक्ष मुख्यमंत्री रहा हो, वो 2 साल में 5,600 करोड़ रुपए लूट सकता है, तो महाराष्ट्र जैसे सामंत धनी राज्यों का जो मुख्यमंत्री जो 10-10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने कम से कम 10,000 करोड़ तो पक्का लूटा ही होगा। महाराष्ट्र का एक ऐसा नेता है जो 35-36 साल पहले, जिसके पास एक पूरी कोटी नहीं थी, उसके पास 1 इंच ज़मीन नहीं थी, उसके पास चलने के लिए एक टूटी साइकिल नहीं थी, आज उस नेता के पास 72,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। और बॉम्बे से लेकर पूना तक हजारों हेक्टेयर जमीन उसके नाम है। आज उसकी बेटी भी राजनीति कर रही, उसका बेटा भी राजनीति, पूरा परिवार, पूरा खानदान दोनों से हाथों से लूट रहा है। और इसी प्रकार से एक नासिक में एक कायिक मंत्री था जो कभी नासिक में ब्लैक में सिनेमा घरों की टिकट बेचता था, उसके पास एक पूरी कोटी नहीं थी, आज उसके पास में 55,000 करोड़ की संपत्ति है। इसी प्रकार से एक नेता है हमारे देश की सरकार में बेंगलोर से, जिसके पास में 35-36 साल पहले कुछ भी नहीं था, आज उस आदमी के पास, उस नेता के पास में 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति है। क्योंकि राजनीति से अच्छा कोई व्यापार है ही नहीं दुनिया के अंदर, और इसलिए इन लोगों ने अपने पूरे के पूरे परिवार राजनीति में उतार रखे, क्योंकि इनको पता है कि राजनीति से अच्छा कोई व्यापार हो ही नहीं सकता। एक ये ऐसा व्यापार है जिसमें 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लागत नहीं है, और मुनाफा लाखों करोड़ रुपये का। तो क्यों नहीं ये पूरे के पूरे परिवार राजनीति में आएंगे? तभी से ये सदियों से, सालों से जो है ना, पूरे के परिवार राजनीति में, जिनका कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, लेकिन इनके पास लाखों करोड़ रुपया नगद है, कैश है, चल अचल संपत्ति है, विदेशों में बैंक अकाउंट है, स्विट्जरलैंड के बैंकों में काला धन पड़ा है इनके पास में। और जो गरीब है, वो गरीब, इसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी नहीं है। अंग्रेजों ने लूटा कुछ 300 लाख करोड़ के आसपास के टैक्स के रूप में लूटा, लेकिन आज की जो हमारी काले अंग्रेजों की सरकार है, ये तो 72 लाख से करोड़ से भी ज़्यादा का जो है ना टैक्स रूप में धन लूट चुके हैं। 20 लाख करोड़ रुपया प्रति साल हमारी भारत सरकार, ये जो काले अंग्रेज जो बैठे हैं सरकार बना के, ये हर साल 20 लाख करोड़ रुपया का जो टैक्स के रूप में भारतीयों से लूटते हैं, और उस पर मौज मस्ती करते हैं, अय्याशी करते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदते हैं, बड़े बड़े विला खरीदते हैं, अपने पर्सनल जहाज खरीदते हैं, विदेशों में घूमते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली पार्लियामेंट में भाषण दिया था, और उस भाषण का पहला मकसद था उसके पार्लियामेंट में देश से गरीबी को हटाना। जवाहरलाल नेहरू चले गए गरीबी हटाते हटाते, फिर उनकी लाडली बेटी आई, वो चली गई गरीबी को हटाते, तो फिर उनका बेटा आया सपुत्र राजीव गांधी, वो चले गए। उसके बाद में तो दुनिया भर के बागड़ी बिल्लों की लाइन लगी, आज तक मनमोहन सिंह आए, अब नरेंद्र मोदी आए हैं। लेकिन इस देश से ना गरीबी हटी, ना बेरोजगारी हटी, ना भुखमरी खत्म हुई। और हमारी सरकारों ने हर 5 साल के बाद में एक पंचवर्षीय योजना लागू की है, और आप जानते हैं एक पंचवर्षीय योजना की लागत आती है 10 लाख करोड़ रुपया, और आज तक लगभग
पंचवर्षीय योजनाएं हमारे देश की सरकारों ने लागू कर चुकी गरीबी मिटाने के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, भुखमरी मिटाने के लिए। 13 पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब है 130 लाख करोड़ रुपये। 130 लाख करोड़ रुपये हमारी देश की सरकारों ने पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में खर्च कर दिए हैं गरीबी के नाम पे, गरीबी हटाने के नाम पे, बेरोजगारी हटाने के नाम पे। मगर गरीबी के हटने का नाम ही नहीं लेती है, बेरोजगारी के हटने का नाम ही नहीं लेती है, भुखमरी की खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। अगर इसी पंचवर्षीय योजना के जो 130 लाख करोड़ रुपये जो खर्च किया, अगर यही पैसा जनता में बांट दिया होता तो, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या है लगभग 142 करोड़ और टोटल 13 पंचवर्षीय योजनाओं में लागत आई है 130 लाख करोड़। अगर सभी भारतीयों में 142 करोड़ में बांट दिया होता तो कम से कम करोड़पति लखपति तो हर प्रति भारतीय बन ही जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ। भारतीयों की गरीबी नहीं निकली, उनकी बेरोजगारी खत्म नहीं, उनकी भुखमरी खत्म नहीं हुई, लेकिन पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने वाले और पंचवर्षीय योजनाएं बनाने वाले वो जरूर करोड़पति हो गए, 10 करोड़पति हो गया, 1000 करोड़पति हो गए, मगर भारत की नागरिक, भारत की जनता, ना उनकी गरीबी मिटी, ना उनकी बेरोजगारी मिटी, ना उनकी भुखमरी खत्म हुई। और ये जो नेता हैं ये लगे रहते हैं। इन नेताओं के, इन गुंडे मवालियों के नेताओं के बच्चों की अगर बात करें तो इनके बच्चे जब किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो 1 मिनट की रेशो की बात कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट की रेशो में 20,000 रुपये धड़ल्ले उड़ा देते हैं। और 80 करोड़ लोग ऐसे हैं इस भारत के अंदर जिनके पास एक दिन में 20 रुपये खर्च करने की औकात नहीं है, उनके पास 20 रुपये खर्च करने के लिए नहीं है। रोजाना की लाखों करोड़ों लोग भारत में भूख से मरते हैं, रात को भूख से सोते हैं। 20 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं इस देश के अंदर जिनके पास खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और देश कहता है कि हमारा देश, भारत की सरकारें कहती है हमारा देश विकास कर रहा है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम देश के विकास को लेते कहाँ से हैं? बड़े बड़े पुल बना दिए, देश का विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी 4 लेन की सड़कें बना दी, फ्लाईओवर बना दिया, मेट्रो बना दी, हवाई जहाज में सफ़र करने लगे लोग, पनडुब्बियों में सफ़र करने लगे लोग। तो हम यहाँ से लेते हैं, क्योंकि हम भारत की जो जनसंख्या का जो रेशो के हिसाब से अगर देखते हैं तो भारत की जनता आज भी उतनी गरीब है जितनी सन 1965 में थी। ऐसा लगता है कि जैसे कि 1965 के अंदर एक भारतीय की जो आमदनी थी उतनी ही आमदनी आज भी है। मान लो कि 1965 में एक भारतीय की आमदनी पर डे 20 रुपया थी, तो आज की उस दिन को और आज के दिन की महंगाई को अगर देख कर आकलन करते हैं तो उसके उस दिन की इनकम में और आज की इनकम में कोई फ़र्क नहीं, सेम है। तो ये मान करके चलता हूँ मैं कि आज हमारा भारत 1965 में आकर के वहीं ठहर गया, वहाँ से 1 इंच खिसकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो कानून व्यवस्था जो बनाई, जो बना करके गए, जो शासन व्यवस्था जो बना के गए, जो एजुकेशन व्यवस्था जो बना करके गए, जो कर व्यवस्था जो बना गई, वो भारतीय को कभी भी उठने नहीं दी। गांधी जी का सपना था कि जैसे देश आज़ाद होगा तो अंग्रेज़ों की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितना भी अंग्रेज़ों का ताम झाम जो है उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और सारी की सारी व्यवस्थाएं भारतीय लागू की जाएंगी। मगर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि गांधी जी को मार दिया गया, गांधी जी की हत्या हो गई। अगर गांधी जी को नहीं मारा गया हो तो गांधी जी की हत्या नहीं होती, फिर गांधी जी का सपना पूरा हो गया था, तो आज मुझे बैठ करके मोबाइल के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता। जागरूक होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक देश का पिछला इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, बच्चे को समझाया नहीं जाएगा देश का पिछला इतिहास, गुलामी से पहले का और गुलामी के आज़ाद होने के बाद का और आज़ाद होने से लेकर आज 75 साल का, तब तक की जागरूकता नहीं आएगी। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तो ना तो कानून व्यवस्था अंग्रेज़ों की सिस्टम खत्म होगा, ना कर व्यवस्था खत्म होगी अंग्रेज़ों की, ना अंग्रेज़ों की दी हुई शिक्षा व्यवस्था खत्म होगी, न अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था खत्म होगी। और ये जो काले अंग्रेज़ हैं ये ऐसे लूटते नहीं। और इसलिए ये दुनिया भर के जो ना हर वोटर को 1000-2000 रुपया दारू की बोतल, किसी को साड़ी बांट दे, किसी को लैपटॉप बांट दे, इनको पता है ना ये पैसे हम देंगे तभी हमको वोट मिलेंगे, क्योंकि ये पैसा दे के साड़ी बांट के, दारू बांट करके ये वोट खरीदते हैं, खरीद के और फिर सत्ता में आते हैं। और हमारी जो जनता है वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, वो सोचती कि हमने पैसा लेके या दारू लेके या साड़ी लेके
या लैपटॉप लेके हमने 5 साल के लिए एक अपना प्रतिनिधि इलेक्ट करके सरकार में भेज दिया है शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए। ये गलत है, इस धारणा को बदलना होगा। हमने किसी प्रत्याशी को शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं भेजा, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं भेजा है, विकास करने के लिए नहीं भेजा है। हमने उस नेता को 5 साल का लूट करने के लिए लाइसेंस दे दिया। पहले हमने लाइसेंस दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जो राजा था भारत का पहला जहांगीर, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासक जो आया था रॉबर्ट क्लाइव, उसको लाइसेंस दिया था। आज हमने समझ लो कि आज ये जो रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों का जो मरा है, उसकी आत्मा आज की हमारे जो काले अंग्रेज हैं उनके अंदर है। इनका पहनावा हमारे जैसा है, इनकी वेशभूषा हमारे जैसी है, इनकी शान शक्ल हमारे जैसी, इनकी भाषा बोली हमारे जैसी है, लेकिन जो आज के जो काले अंग्रेज हैं इनके अंदर आत्मा जो है वो अंग्रेजों के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव की है, जिसने भारत को लूट करके 900 जहाज पानी के भर के कई टन सोना चांदी जवाहरात लेके गए और देश को गरीब बना के चले गए। इसी प्रकार से आज के जो ये काले अंग्रेज हैं, ये सत्ता में आके देश को कर के रूप में लूट करके ये माल लूट करके ये विदेशों में स्विस बैंकों में जमा कराते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदते हैं, बड़े बड़े कोठियाँ बंगले खरीदते हैं, पर्सनल हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, पर्सनल जेट हवाई जहाज खरीदते हैं, और जो गरीब है वो गरीब है। हजारों लाखों लोग रोजाना की भूख से तड़प के मर जाते हैं, खाने के लिए रोटी नहीं होती है। कम से कम 20 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जिनके पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, 2 वक्त के पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, नंगे पड़े हैं फुटपाथ के ऊपर, भूखे मर जाते हैं, भूख के कारण तड़प के मर जाते हैं। मगर सरकारों की आंख नहीं खुलती, और सरकारें कहती हैं कि हमने गरीबी की दर इतनी मिटा दी, देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है। क्योंकि इनका विकास की तरक्की का जो आकलन है वो बड़े बड़े फ्लाईओवरों से होता है, बड़े बड़े 4 लेन की सड़कों से होता है, रोडों से होता है, फ्लाईओवरों से होता है, मेट्रो ट्रेन से होता है, हवाई जहाज में सफ़र करने वाले यात्रियों से होता है, बड़ी बड़ी पनडुब्बियों से होता है, बड़े बड़े जो मिसाइलें जो खरीद रहे हैं, बड़े बड़े हथियार जो आधुनिक हथियार खरीदे, उनसे इस देश का विकास का आकलन होता है। भारत के जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से, भारत के गरीब की जनगणना के हिसाब से इस देश के अंदर विकास का आकलन नहीं होता है। और इसलिए ये बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाकर के भारत की जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि देश का विकास होगा, देश का विकास होगा। देश का विकास नहीं हुआ, देश और भी गरीब हो गया। 2014 तक देश के ऊपर भारत विदेशी कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपया, और आज भारत के ऊपर विदेशी कर्जा 155 लाख करोड़ रुपया है। तो भारत ने विकास कहाँ पे किया? आज भारत में जो भी काम होता है, चाहे रोड बने, फ्लाईओवर बने, मेट्रो, कुछ ही बनता है वो विदेशी कर्जे से बनता है। और सरकारें बोलती कि हमारा देश विकास कर रहा है। हमारा देश विकास नहीं कर रहा है, हमारा देश बर्बाद होना है, बर्बादी के बिल्कुल कगार पे खड़ा है। तो इसलिए सभी भारतीयों को, सभी भारत के नागरिकों को एकजुट होकर एक आवाज़ में इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था का विरोध करना होगा, अंग्रेजी कानून व्यवस्था का विरोध करना होगा, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था का विरोध करना होगा, अंग्रेजों की कर व्यवस्था का विरोध करके ये सब सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं भारतीय लाने के लिए भारतीयों को एक आंदोलन के रूप में घरों से बाहर निकलना होगा, और एक सुर में सरकारों के सामने आवाज़ उठानी पड़ेगी कि अंग्रेजों की अंग्रेजियत को ख़त्म करके भारतीय सारी शासन व्यवस्था को लागू किया जाएगा। और ये तब होगा जब सब लोग मिल करके जागरूक होंगे, इससे पहले नहीं होगा। अदरवाइज ये लोग ऐसे ही लूट के काले अंग्रेज खाते रहेंगे, पहले गोरे अंग्रेज खाते रहे, अभी काले अंग्रेज खा रहे हैं, और आप लोग ऐसे गरीब रहेंगे। क्योंकि ये गरीबों को गरीबी बना के रखना चाहते हैं, ये गरीबों को अमीर बनने देना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब गरीब अमीर बन जाएगा तो इनके झंडे कौन उठाएगा, इनके नारे कौन लगाएगा, इनकी दरी कौन बिठाएगा, इनकी कंपेनिंग कौन करेगा? तो इसलिए ये गरीब को गरीब बना करके रखना चाहते हैं। और गरीब कोई नहीं है, गरीब भारत के पास बहुत कुछ है। भारत के पास सृष्टि का देवा इतना खनिज है, भारत की मातृभूमि में, ज़मीन में इतने खनिज हैं, इतने उद्योग हम लगा सकते हैं, इतने प्राकृतिक संसाधन हैं कि भारत कभी गरीब हो ही नहीं सकता। मगर भारतीयों को गरीब पहले अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था ने बनाया, अंग्रेजों के सिस्टम ने बनाया, और अभी काले अंग्रेजों के सिस्टम ने जो उसी सिस्टम को आज भी ढोए जा रहे हैं।
अगर चाहते तो इस अंग्रेजी के सिस्टम को बंद करके ख़त्म करके भारतीय सिस्टम लागू कर सकते, ताकि भारत दोबारा से विकसित हो सकता है, एक समृद्धशाली राष्ट्र बन सकता है। तो आज के में बस इतना, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।